नमस्ते छात्राओं। लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी। आज हम पाठ 10वां जिसका नाम है ठेस, ये पूरक पठन पढ़ने जा रहे हैं। इस पूरक पठन का आज हम दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। जैसे कि पहले भाग में हमने पढ़ा था कि सिरचन एक कारागिर है। वो खेतीबाड़ी के काम में उसे कोई भी बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि वो जब भी उसे बुलाने जाते हैं तो वो दूसरे मजदूर खेत पर पहुंचकर अपना काम आधा काम कर चुके होते हैं, तब वो कहीं जाकर पहुंचता है और काम में भी उसे कोई मतलब नहीं। सिरचन को आज लोग मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय था कि सिरचन के मड़ैया के सामने, मड़ैया अर्थात झोपड़ी के सामने बड़े बाबू की सवारियां बंधी रहती थी कि शहरों से ये तुम्हारे लिए संदेश है, हमारे लिए एक जोड़ी चीक बनवा दो, मतलब पर्दे की जोड़ी बना दो। ऐसे जो कारीगरी, जो कलाकारी वो जानता था, गांव में दूसरा कोई भी नहीं जानता था। और आज लेखक के घर उसे बुलाया गया है, क्योंकि लेखक की जो बहन है मानू दीदी, उसके बहन की ननद ने क्या किया है, मानू दीदी के ननद ने एक संदेशा भेजा है। क्योंकि अगर उसे उसकी ननद रूठी हुई थी, क्यों रूठी हुई थी कि उसे मोती की शीतल पाटी बनानी है, वो उसे चाहिए। और लेखक जब उसे बुलाने जाते हैं तो माँ से कहते हैं कि उसे भूख क्या लगेगा, लेकिन माँ कहती है कि मेरे काम में वो ऐसे खाना वाना नहीं चाहता, लेकिन माँ का वो सम्मान करता है। और जैसे ही अभी देखेंगे हम, मोती घास किसे कहा जाता है, ये है मोती घास, एक प्रकार की घास होती है, पटेर घास। जो आपको लगता होगा कि क्या है, ये पटेर घास है, ये शीतल पाटी अर्थात चटाई, रंगीन चटाई। और ये है कि बांस की तीलियों का चिक, मतलब जो पर्दा होता है। और ये है सतरंगे डोर के मोढ़े, जो मूंज की घास जो बनानी होती है। तो अभी हम दूसरे भाग में देखेंगे कि क्या होता है। दूसरा भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े झाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। जैसे कि मैंने मोती घास बताई है, पटेर घास आपको बताई है, शीतल पाटी चटाई बताई है, बांस की जो तीलियों का चीक मतलब जो पर्दा है वो बताया है। ऐसे जो कारीगरी है, ऐसे जो काम है, तो वो दूसरा कोई भी नहीं जानता, केवल वो सिरचन ही जानता है, सिरचन ही वो काम कर सकता है। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। लेकिन गांव में क्या समझते हैं, हम रेडीमेड लाएंगे, हम कंपनी से मंगवाएंगे, दुकान से मंगवाएंगे, ऐसे मजदूर से नहीं करेंगे। ये काम क्या है, बेकाम समझते हैं, ये बिना काम का है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। देखो क्या है, बेकाम इस मजदूरी में अनाज या पैसे दिए जाते हैं। अगर कुछ अनाज है घर में वो दिया जाता है, अगर पेट भर खिला दो, पेट भर काम करने वाला है वो, अगर खाने की चिकनाई ख़त्म तो काम की भी वो चिकनाई ख़त्म हो जाती है, वो चला जाता है और क्या कहता है, बाद में आऊँगा। बाद में मतलब कभी नहीं आता। उसे पेट भर खिला दो, पुराना धुराना कपड़ा दे दो और विदा कर दो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। और वो ऐसे काम सिर्फ अगर पेट भर खिला देते हो, कुछ पुराने कपड़े दे देते हो, तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा, खुशी खुशी अपना काम कर देगा। ऐसा है वो सिरचन, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारगर है। कुछ भी नहीं बोलेगा मतलब अगर खाने की चिकनाई अगर कम हुई, मलाई वाला दूध ये अगर कुछ नहीं मिला तो कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को अगर बुलाने जाते हैं तो फिर वो क्या बोलता है, सिरचन तो काम में तो कारागर है, कलाकार है, लेकिन बात करने में भी है। एक किस्सा बताते लेखक।
महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो एक बार क्या हुआ था, महाजन टोले का जो भज्जू महाजन नाम का व्यक्ति है, उनकी बेटी उसका जो उत्तर सुनकर इतनी तिलमिला उठी थी मतलब इतनी गुस्सा हो गई थी। और वो क्या कहा था उसने कि ठहरो, तुमने मुझे ऐसी बात कही है तो मैं क्या करूँगी, अपनी माँ को कहूँगी कि तुम छोटे व्यक्ति होकर भी इतनी बड़ी बात, ऐसा अपमान हमारा करते हो। क्या हुई थी वो बड़ी बात, वो देखेंगे कि सिरचन कैसे है कि उसे खाना बहुत अच्छा लगता है, खाने पीने में चिकनाई अगर हो तो वो काम की चिकनाई भी अच्छी रखता है, अगर वो है तो वो अच्छा काम करता है। तो एक बार ऐसे हुआ था कि कुछ उसे खाने में कमी मिली थी या फिर अच्छा खाना उसे नहीं दिया गया था। तो उसने, अगर होगे महाजन तो उनके घर के, और उनकी बेटी उसका गुस्सा सुनकर इतना उसे तिलमिला गई थी, इतना उसे गुस्सा आया था, और वो कहने जा रही थी कि तुम छोटे लोग हो। देखो यहाँ ये भी बताया गया है, अगर कारागिर है तो उसे मतलब अपमानित भी किया जाता है, क्योंकि वो पेट भर मतलब खाने के लिए ही काम करता है, ऐसे लोगों का मानना होता है। तो उसने क्या कहा था, देखो बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। वो क्या क्या किस्सा हुआ था, उसने कुछ कहा था तो मतलब जो उसकी बेटी को गुस्सा आया था भज्जो महाजन की, तो उसने क्या कहा था कि बड़े लोगों की केवल बात ही बड़ी होती है, अगर ऐसा नहीं होता तो 2-3 पटेर की पार्टियाँ मतलब टोकरी जैसा उसने मुझे बनाया, और केवल क्या खिलाया मुझे, खेसारी का सत्तू। खेसारी मतलब जैसे मटर या कुछ ऐसे दाल होते हैं उससे बनाए हुए होता है, वो जैसे वड़े जैसा, वो खिलाकर ही मुझे वो काम कर दिया है। और वो काम भी कोई छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, 2-3 पार्टियाँ मैंने बनाई थी, और ये तुम्हारी ऐसा छोटा काम तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। ऐसे उसने हंसकर उसे जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। और लेखक कहते हैं कि जो मेरी बहन है, सबसे छोटी बहन, लेखक की सबसे छोटी बहन का नाम क्या है, मानू। और मानू आज पहली बार ससुराल जा रही थी, और जब वो ससुराल जा रही थी तो उसके दूल्हा मतलब कौन, उसके पति ने बड़ी भाभी है लेखक की, उसे लिखकर मतलब एक खत लिखा था और एक चेतावनी दी थी, एक सूचना दी थी। क्या सूचना दी थी हम देखेंगे कि अगर वो पहली बार ससुराल आ रही है तो उसे चिट्ठी में उस मानू के पति ने लिखा था, एक उसे चेतावनी दी थी कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो देखो क्या चेतावनी थी वो, मानू के साथ मिठाई की पतीली मतलब जो मीठा है, मिठाई नहीं आई तो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ क्या आना चाहिए, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक मतलब पर्दे आने चाहिए, पर्दों की जोड़ी आनी चाहिए, पटेर की 2 शीतल पाटियाँ, पटेर घास मैंने अभी आपको बताया कि कौन सी घास होती है, और वो 2 शीतल पाटियाँ मतलब चटाई आनी चाहिए, अगर उसके बिना आएगी तो मतलब उन्होंने आगे नहीं कहा है, हमें समझ लेना है तो क्या है। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस, इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। और इसीलिए क्या कहा था माँ ने
कि एक हफ्ता पहले ही उसे बुला दिया था। आज माँ ने उसे बुलाया था कि नैनू मत रही थी, तुम्हारी याद आई थी। नैनू मतलब जैसे दही का मैं छाछ बना रही थी, उसका मक्खन निकाल रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। उसने क्या कहा था कि घी की सौंधी सुगंध सुनकर ही मैं आ रहा हूँ। घी की सौंधी सुगंध का अर्थ होता है कि खुशबू, उसकी सुंदर महक सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। तो इसीलिए लेखक ने उसे बुलाया था, माँ ने उसे बुलावा भेजा था और उसे काम पर लगवा भी दिया था। और क्या कहा था माँ ने, देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी और वो कैसी, असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। और माँ ने उसे खाना तो वो देगी ही, माँ का वो सम्मान भी करता है। और उन्होंने कहा था कि मैं पुरानी नहीं दूंगी, नई धोती दूंगी और ऐसा काम करो कि लोग देखते ही रह जाएंगे। मजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो देखो, जो मजली भाभी है उसने एक ताना कसा है किस पर, सिरचन पर, कि अगर पर्दे के आड़ से वो बोल रही है, बड़े घर की जो औरतें होती है वो अक्सर बाहर नहीं आया करती है, तो वो पर्दे के आड़ से क्या बोल रही है कि अगर मैं पहले जानती कि मोहर छाप वाली धोती से अच्छी चीज़ बनती तो भैया को पहले ही खबर भेज देती कि एक धोती भी भेज देना। मतलब भैया किसे कह रही, वो मानू के पति को कह रही है कि मैं पहले ही उनको बता देती कि एक धोती से काम तुम्हारा हो जाएगा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। देखो, वो काम में तो व्यस्त था, लेकिन मजली भाभी की बात उसने सुन ली है। वो क्या बोला कि मोहर छाप वाली धोती के साथ अगर तुम रेशमी कुर्ता भी दोगी ना तो इतना अच्छा काम कोई नहीं करेगा। अगर मैं नहीं चाहता तो काम नहीं होगा। बहुरिया मतलब बहू जी। लेकिन मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मानू दीदी जो है वो काकी की कौन है, सबसे छोटी बेटी है। और मानू दीदी का दूल्हा क्या है, अफसर आदमी है। अफसर मतलब एक ऑफिसर है, बहुत बड़ा साहब है। इसीलिए मैं उनके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। क्योंकि लेखक की माँ से सिरचन को लगाव है, वो सम्मान भी करता है और माँ जो है उसे उतना सम्मान भी देती है, अच्छे से बात भी करती है। इसीलिए उस प्रेम के कारण, उस लगाव के कारण वो ये काम कर रहा है। ऐसे वो किसे बताना चाहता है, मजली भाभी को बताना चाहता है कि मैं इतना लालची नहीं हूँ कि धोती के कारण मैं ऐसा काम करूँगा। अगर तुम कुर्ता भी देती तो मैं ऐसा काम नहीं करता। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो मजली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटक गया मतलब फूल गया कि ये छोटा आदमी है, कारीगर है, मुझे ऐसी बात कर रहा है। इसीलिए उनका जो मुंह है थोड़ा लटक गया, मतलब उनको गुस्सा आ गया। लेकिन लेखक की चाची ने फुसफुसा कर कहा कि, मतलब छोटी आवाज़ में कहा कि किससे बात करती है बहू तुम, कि मतलब इस सिरचन से, मोहर छाप वाली धोती नहीं, उसे मूंगिया लड्डू, बेटी की विदाई के समय क्या होगा, रोज़ मिठाई खाने को मिलेगी उसे। मतलब देखो उसे क्या क्या कह रहे हैं लोग कि स्वाद लोलू लालची, कि रोज़ उसे क्या मिलेगी, अभी मिठाई खाने के लिए मिलेगी। दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, सद भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। और दूसरे दिन उसने काम शुरू ऐसे किया कि पहले पाती, मतलब जो पहले वो बना रहा था, तो 7 तारे, 7 तारे अर्थात क्या, जैसे 7 रंग, 7 रंगों से वो बना रहा था। और
सत भैया तारा, मतलब सत भैया तारा मतलब वो 7 रंगों से ऐसा कुछ अलग ही कार्य कर रहा था। अपने काम में वो इतना मग्न हो गया था, उतना उसे मतलब ये हो गया था, धुंध हो गया था कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं रही। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, और चीक में मतलब पर्दे में सुतली के फंदे वो डाल रहा था। सुतली आपको पता होगी, और उसे वो बना ही रहा था। तो पास पर एक सूप पड़ा हुआ था। सूप मतलब क्या, जो हम अनाज तैयार करने के लिए यूज़ करते हैं, वो गांव की तरफ अगर जो मतलब उसमें ख़राब होता है तो वो सूप से इसे बनाते हैं। तो सूप में क्या पड़ा हुआ था, चिवड़ा। चिवड़ा मतलब चूड़ा, पोहा, पोहे का जो चूड़ा होता है वो, और गुड़ का एक सूखा ढेला। गुड़ एक सूखा मतलब एक ढेला पड़ा हुआ था। मैंने लक्ष्य किया, सिरचन के नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, और लेखक ने बारीकी से देखा। उन्होंने देखा तो क्या हुआ, सिरचन को वो देखकर कि एक चूड़ा है और गुड़ है, वो देखकर वो उसके नाक पर मतलब ऐसे उसने रेखा उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। और जब लेखक ने देखा कि वो मतलब अपने नाक ये ऐसे ये कर रहा है तो उसे खाना पसंद नहीं आया, तो सिर माँ को पूछा कि सिरचन को कलेवा, कलेवा मतलब क्या, नाश्ता किसने दिया है, और वो नाश्ते में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ ही खाएगा क्या? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती? तो माँ रसोई घर में पकवान बना रही थी, तो क्या बोली कि अरे मजली, मतलब मजली भाभी को कहा कि सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती नाश्ते में तुम? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। और वो उसने क्या कहा, उसने बात सुन ली और कहने लगा कि काकी मैं बूंदिया नहीं खाता। और वो मतलब खाते खाते बोल रहा था। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था और गुड़ का ढेला उसने अभी तक उसे छुआ तक नहीं था। छुआ नहीं था मतलब वो अछूता था अभी तक। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। और माँ की बोली, माँ ने उसे आदेश दिया था। मजली भाभी को ये पसंद नहीं आया कि एक कारीगर के लिए, एक काम करने वाले व्यक्ति के लिए मुझे बोला जा रहा है। उनको अच्छा नहीं लगा, भौहें तन गई मतलब उनको गुस्सा आया, और गुस्से से उन्होंने क्या किया, मुट्ठी भर बूंदिया ली और वो सूप में फेंक कर चली आई। तो देखो, इस प्रकार जो माँ है वो सम्मान देती थी, उनकी इच्छाएं समझती थी। सिरचन की लेखक भी समझता था, लेकिन कुछ लोग जो है वैसे समझते नहीं हैं। लेकिन सिरचन एक जाति का कलाकार था, एक ऐसा कलाकार जो दूसरा उस गांव में ऐसी कलाकारी नहीं जानता था। इसी प्रकार आज हमने ठेस इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ा है, और हम तीसरा भाग जल्दी ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये दूसरा भाग समझ में आया होगा। तो तब तक आप हमसे जुड़े रहिए, जल्दी ही हम तीसरा भाग लेकर आएंगे। तो इस पाठ में बिहारी कारीगरों में उनकी कार्यकुशलता, समय तथा घरवालों से प्रेम, उत्सव, शादी में मनाए जाने वाले पदार्थ के प्रति लोगों के विचार बताए हैं। कारीगरों के स्वाभिमान को ही बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो ये कहानी जो है बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो हम तीसरा भाग जल्दी ही पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।